सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। पीडीएम बनने के बाद ऐसा लगा था कि अपोजिशन का ये इत्तेहाद हुकूमत को टफ टाइम देगा, उसके लिए मुश्किलात खड़ी करेगा और शायद ऐसा हो भी जाए कि वजीर आजम इस्तीफा देने पर मजबूर हो जाएं। लेकिन ऐसा कुछ भी ना हुआ और उल्टा वजीर आजम असेंबली से एतमाद का वोट लेने में कामयाब हो गए और अपोजिशन हुकूमत को गिराने के बजाय एक दूसरे से ही उलझ पड़ी और इख्तिलाफात का शिकार हो गई। पीडीएम अब तक हुकूमत के खिलाफ कामयाबी हासिल करने में नाकाम है, मगर जो काम अपोजिशन नहीं कर सकी वो काम खुद हुकूमत के अपने अरकान कर रहे हैं। जहांगीर तरीन और हम ख्याल वजीर आजम से इंसाफ मांग रहे हैं, पंजाब हुकूमत गिराने की वार्निंग दे रहे हैं, तो कई वफाकी वुज़रा वजीर आजम की हिमायत में जहांगीर तरीन ग्रुप पर ही तनकीद कर रहे हैं। नए नए सेनेटर बने फैसल वाउडा ने तो जहांगीर तरीन ग्रुप पर खुलकर तनकीद किया और उन पर वो बरस पड़े, धमकी देते हुए कहा कि जहांगीर तरीन ग्रुप हमारे लिए कोई थ्रेट नहीं है। अगर हम एक पुलिस मोबाइल भेज दें तो ये अगले 5 मिनट बाद बयान देंगे कि इमरान खान कायदे आजम से भी बड़े लीडर हैं। फैसल वाडा यहीं रुके नहीं, बल्कि ये भी कह गए कि पूरा ग्रुप सिर्फ और सिर्फ एक एसएचओ की मार है। क्या कहा उन्होंने, जरा सुनिए। तो चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पंजाब जहांगीर तरीन ग्रुप के यावर बुखारी ने फैसल वाडा को शटअप कॉल दी और कहा कि खुदा का वास्ता फैसल वाडा अपना मुंह बंद कर लें, अपनी सियासत को मैच्योर करें और अगर हिम्मत है तो मेरे घर एसएचओ भेज कर दिखाएं। क्या जवाब दिया उन्होंने, ये भी सुन लीजिए। तमाम धमकियां, जवाबात और तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह पर, लेकिन अब लगता यूं है कि जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप का दबाव शायद काम कर गया है, जिसके बाद वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए इस वक्त खासे मुतारिक हो गए। गुज़िश्ता 48 घंटे में तकरीबन 50 के करीब अरकान असम्बलियों से वो मुलाकातें कर चुके हैं और ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि पंजाब असम्बली में पार्लिमानी लीडर सईद अकबर नवानी कल खिताब करेंगे और तरीन ग्रुप के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों से वो वहां पर खुलकर आगाह भी करेंगे। बैरिस्टर अली जफर भी जहांगीर तरीन के खिलाफ अब तहकीकात को मुकम्मल कर चुके हैं और वजीर आजम को रिपोर्ट पेश करने के लिए सिफारिशात की तैयारी इस वक्त जारी है, जिसके बाद जहांगीर तरीन ग्रुप को ऐसा महसूस होता है और कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि शायद बजट तक रिलीफ मिलने का इम्कान है। लेकिन इमरान खान की हुकूमत अपोजिशन और खासकर नून लीग को कोई रिलीफ देने के मूड में बिल्कुल नजर नहीं आ रही। हुकूमत अदालती हुक्म के बावजूद शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने से रोक चुकी है, इस फैसले को चैलेंज कर चुकी है और शरीफ फैमिली के खिलाफ हुदैबिया पेपर मिल्स केस भी जल्द दायर कर दिया जाएगा और आज नवाज शरीफ की जायदाद नीलामी भी कर दी गई है। तो ये एहतसाब का सिलसिला इस वक्त न सिर्फ हुकूमत के अपने अरकान के खिलाफ बल्कि अपोजिशन के खिलाफ भी जोरों शोर से जारी है और इस पर एहतजाज भी सामने आ रहा है। लेकिन अब ये ग्रुप किस हद तक मौसर साबित हो सकता है, हुकूमत के लिए कितना बड़ा खतरा मुस्तकबिल में साबित हो सकता है, इसी पर गुफ्तगू करते हैं। फैजुल्लाह कमोका साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून से अली परवेज़ मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो फैज साहब, क्या जैसे फैसल वाडा साहब कह रहे थे ये जहांगीर तरीन ग्रुप वाकई एक एसएचओ की मार है, आप एक मोबाइल भेजेंगे और ये तमाम बयानात बदल जाएंगे, मंजरनामा तब्दील हो जाएगा, आप भी ऐसे ही समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में अपना मौक़िफ़ देने की मुझे दावत दी है। तो ये जैसे कि आप बात कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में ऐसी बातें करने का वक्त गुज़र चुका है। अब सियासत में मेरे ख़्याल में किसी मुखालिफ के साथ भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए और ये तो हमारी पार्टी का इंटरनल मैटर है और ऐसे जो दोस्त हैं, मैं ये समझता हूँ कि वो आपने वो कहावत सुनी होगी कि नादान दोस्त से दाना दुश्मन बेहतर होता है। तो मेरे ख़्याल में ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए जिससे जो है वो आप ही के साथी इरिटेट होके या आपकी बातों से तंग आके वो फिर जो है वो कोई गलत कदम उठा लें। तो साहब, ये नादान दोस्त जहांगीर तरीन है, तो हमें उनको या ये नादान दोस्त फैसल वाडा है? तरीके से मनाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि मैं वाडा साहब के बारे में बात कर रहा हूँ और जहाँ तक ये जहांगीर तरीन ग्रुप की बात कर रहे हैं आप, तो विद इन पार्टी इख्तिलाफात होते हैं और पहले भी कई लोगों के ऊपर इल्ज़ामात लगे, उन्होंने अपने ऊपर इल्ज़ामात जो लगे उनका जवाब दिया और वो फिर वापस भी आए। और इमरान खान साहब ने बड़ा वाज़े लफ्ज़ों में जब ये मेंबरान असम्बली हमारे भाई मिले थे इमरान खान साहब से,
तो उन्होंने बड़ा वाज़े लफ्ज़ों में कह दिया था कि किसी के साथ भी कोई ज़्यादती या किसी के साथ भी कोई तरफदारी नहीं होगी। तो जो खान साहब ने बात की है उन्होंने हमेशा उस बात का पहरा दिया है और हमारे इन साथियों को एतमाद करना चाहिए। और कल राजा रियाज साहब जो अपनी गुफ्तगू कर रहे थे एक चैनल के ऊपर, तो उसमें उन्होंने कहा कि कौमी असम्बली में हमने किसी किस्म का कोई ग्रुप नहीं बनाया। इमरान खान साहब ने जो हमारे साथ वादा किया उसके ऊपर वो पूरी तरह से अमल दरामद करा रहे हैं। जिन लोगों की ज़िम्मेदारी लगी है मामलात को जांचने की, वो अपना काम कर रहे हैं। वो तरीन साहब के वकला से भी मिले हैं। पैसा पंजाब असेंबली में तो एक ग्रुप बना है ना, सईद अकबर नवानी कल वहाँ पर पार्लिमानी लीडर के तौर पर गुफ्तगू भी करेंगे। देखिए, इसमें मैं बताऊं आज अच्छी खासी पेशरफ्त हुई है। अगर देखिए वज़ीर आला पंजाब से लोगों की कोई ग्रीवेंसेस थी तो आज वज़ीर आला पंजाब ने उन मेंबर्स को बुलाया है, वो मिले हैं जाके वज़ीर आला पंजाब से, और विद इन पार्टी ही इंशाअल्लाह ताला अच्छे तरीके से ये मामलात तय पा जाएंगे और किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाअल्लाह। चले, मैं वापस आपकी तरफ आता हूँ, ज़रा अली परवेज़ मलिक साहब को भी शामिल करूँ। तो अली साहब, ये इस वक्त हुकूमत के लिए ज़्यादा बड़ा ख़तरा पीडीएम है या फिर ये जहांगीर तरीन ग्रुप को आप समझते हैं? क्योंकि जो प्रेशर पीडीएम नहीं डाल सकी हुकूमत पर, वो अब शायद ये प्रेशर ग्रुप बड़े मौसर अंदाज से डाल रहा है। आप देखें, वज़ीर आला पंजाब गुज़िश्ता 48 घंटों में कोई 50 के करीब अरकान असम्बली से मुलाकातें कर चुके हैं। उन्हें महसूस हो रहा है कि उनकी कुर्सी किसी भी वक्त हिल सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अरबाब साहब, आपने अपने प्रोग्राम के अंदर याद किया। मैं आपके सवाल के ऊपर और ये जो जहांगीर खान तरीन साहब का मामला चल रहा है इसके ऊपर कमेंट करने से पहले सिर्फ आपसे गुजारिश ये करना चाह रहा था कि आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि इमरान खान साहब ने किस बड़े दिल के साथ वो इत्तेमाद का वोट इस नेशनल असेंबली से अभी रिसेंटली लिया है। तो मेरी आपसे सिर्फ जो इस तरह से थी, उससे ज़रा पहले जो आज़ादाना माहौल के अंदर जो वहाँ पे सेनेट का इलेक्शन हुआ था इस्लामाबाद की सीट के ऊपर, जब हमारे पीटीआई के मेंबरान के सरों के ऊपर बंदूकें नहीं रखी गई थी, वो पार्लियामेंट लॉजेस को बंकर नहीं बनाया गया था, तो उस वक्त क्या नतीजा हमारे सामने आया था, ज़रा वो भी लोगों को याद दहानी करा दीजिएगा। और उसके बाद जब धौंस के साथ, जब लोगों को डरा के, लोगों के सरों के ऊपर बंदूक रख के जब इन्होंने वोट हासिल करने की कोशिश की, तो यकीनन इमरान खान साहब को वोट मिल गए। पर जब भी ये घुटन की फिजा कम होएगी, लोगों को आज़ादाना माहौल के अंदर वोट देने का अपना मौका दिया जाएगा, तो इमरान खान साहब को उसी तरह मुंह की खानी पड़ेगी जिस तरह से सेनेट के इलेक्शन के अंदर उनको मुंह की खानी पड़ी थी। अब जो आपने बात की कि जो जहांगीर खान तरीन साहब और उनके जो हम ख्याल ग्रुप का जो ये मसला चल रहा है, और ये यकीनन मेरे बड़े भाई फैज़ कमोका साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, ये पीटीआई का एक अंदरूनी मामला है और हम इसके ऊपर ज़्यादा कमेंट तो नहीं कर सकते, पर एक चीज़ का उनको शुक्रिया ज़रूर अदा कर सकते हैं कि उनके इस एफर्ट की वजह से, जो मेरा ख्याल से जिसके पीछे बुनियादी वजह ये थी कि ये सारे वो लोग हैं जो अपने अपने हलकों से दोबारा इलेक्ट होके असेंबलियों के अंदर आना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से इनकी जो सबसे ज़्यादा जो डिस्कम्फर्ट इनकी सफ़ों के अंदर जिस वजह से है वो ये है कि इमरान खान साहब की और इस हुकूमत की कारकर्दगी इतनी डेफिशिएंट रही है कि ये लोग अपने हलकों में जाने के काबिल नहीं रहे हैं। एंड इसकी वजह से ये जहांगीर खान तरीन साहब का बहाना बना रहे हैं या कोई और अपनी ग्रीवेंसेस बना रहे हैं कि बुज़दार साहब हमें नहीं मिले, हमारा काम नहीं हुआ, हमें ये नहीं हुआ, हमें वो नहीं हुआ। बेसिकली दे आर ऑल लुकिंग फॉर एन एस्केप। एंड ये एन ब्लॉक अभी चाहे नेगोशिएट ना भी कर रहे हों, पर ये इंडिविजुअली सारे के सारे जो है हमारी लीडरशिप के साथ राब्ते के अंदर हैं। और आप आज भी अखबारों के आर्टिकल पढ़ लें जिसके अंदर लिखा हुआ है कि किस तरह से नून लीग की टिकट के पीछे ये भाग रहे हैं। तो एक ये बुनियादी नुक्ता था जो मैं आपसे गोशगुजार करना चाह रहा था। और दूसरा जो मैं जिस चीज का शुक्रिया जहांगीर खान तरीन साहब का अदा करना चाहता हूं, और ना सिर्फ जहांगीर खान तरीन का, पर इनके जो सारे एटीएम, मसलन आप ले लें ये जो रिंग रोड के अंदर जिन साहब का नाम आ रहा है, जो इनके नमल के स्पॉन्सर हैं, इनकी पार्टी के एक एटीएम है जिन्होंने ये स्मार्ट सिटी बनाई हुई है इस्लामाबाद के अंदर, जिनके लिए रिंग रोड की अलाइनमेंट बदली गई, जिनके लिए वो आरडीए का डीजी को हटाया गया, ये वो सारे लोग हैं जिनका हमें बहैसियत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और एक कॉमन शहरी शुक्रिया अदा करना चाहिए। बिकॉज ये वो लोग हैं जिनकी वजह से इमरान खान साहब का जो दौरा मेयार था वो आज एक्सपोज हो रहा है। क्योंकि आपको याद है ना
क्या बुलंदबाग दावे करते थे कि मेरे साथ कोई भी प्रेशर डाल दो मैं किसी किस्म की कंसेशन नहीं दूंगा। तो मुझे बताएं डॉक्टर रिजवान किस तरह बदला, मुझे बताएं डीजी जो आरडीए था वो कैसे बदला गया, मुझे आप ये बताएं कि पंजाब के डाकू आज कहां पे बैठे हैं, वो आज मुझे बताएं कि वो आज आप हर दूसरे जुमले में आज आप अपनी बात में कई बार जहांगीर तरीन साहब का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, लेकिन कल को आप ही लोग उनके एहतसाब का मुतालबा किया करते थे। आज ये जो ग्रुप बना है इसका मकसद आपको क्या नजर आ रहा है? अगर हुकूमत पर प्रेशर डाल रहे हैं, अपने मुतालबात मनवा रहे हैं, इसका मकसद क्या है आपकी नजर में? आप साहब शायद आप मेरी बात सही तरह से समझ नहीं चुके। मैंने तो आपसे कहा कि ये इनका इंटरनल मामला है। मैंने तो तंजन उनको कहा कि इनके अपने जो भी मसाइल हैं उसकी वजह से कम से कम लोगों को ये चीज तो पता चल गई कि इमरान खान साहब को जब अपनी जरूरत पड़ेगी तो वो चौधरी परवेज इलाही के घर के बाहर भी जाके खड़े हो जाएंगे। उसके बाद चौधरी शुजात का नियर डेथ एक्सपीरियंस किसी का एहतसाब होना इंटरनल मामला कैसे हो सकता है? एक मुल्क की एक बड़ी शख्सियत का एहतसाब हो रहा है, उसकी तरफ इशारा किया मुल्क की एक बड़ी शख्सियत का एहतसाब हो रहा है, तो वो किसी जमात का इंटरनल मामला कैसे हो सकता है? उस पर तो जाहिर बात होगी। आप नहीं, अब एक सेकंड के लिए भाई, कोई एहतसाब के ऊपर तो मैंने बात ही नहीं की। हमारी पार्टी का तो बड़ा मेंटेन्ड पोजीशन है कि सबका एहतसाब होना चाहिए, पर उसका कम से कम एक दफा मेयार तय कर लें कि आपने किस मेयार के तहत किस तरीके के साथ ये एहतसाब का अमल आगे लेके चलना है। मुझे बताएं, इन्होंने तो हमारे हर लीडर को जब इन्वेस्टिगेशन होती थी, तहकीक हो रही होती थी, तफ्तीश हो रही होती थी, इन्होंने आज अरेस्ट किया। तो मुझे बताएं, इनके जो रहनुमाओं के ऊपर जो इल्जामात लग रहे हैं उसमें वजीर आजम से लेके जिसका रिंग रोड के अंदर अपना रिटन डायरेक्टिव मौजूद है कि अलाइनमेंट बदलो, चीफ मिनिस्टर बुजदार जिसने अलाइनमेंट बदली है, उनको क्यों नहीं ओहदों से अलहदा किया गया? उनको क्यों नहीं इन्होंने अरेस्ट करके तफ्तीश के अंदर लेके गए? इन सब का नाम क्यों ईसीएल के ऊपर नहीं डाला गया? क्यों ये गुलाम सरवर साहब के पीछे या जुल्फी बुखारी के पीछे छुपते हैं? ये इन्हीं का एहतसाब का मेयार था ना। हमने तो हमेशा कहा कि भाई एक दफा मेयार तय कर लो, तरीकेकार तय कर लो, अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब होगा, उसका प्रोसीजर ये होगा। इन्होंने हमारी कोई नहीं मानी। आज तो हम जो डिमांड कर रहे हैं वो बिल्कुल एहतसाब करें, पर उसका जो मेयार, इन जो मेयार सेट करने वाले जो यहाँ पे अलमबरदार थे ना पीटीआई वाले, उन्होंने जो मेयार तय किया था ऑपोजिशन के लिए, उसके मुताबिक इनका एहतसाब करें। उसकी जद में जो भी आता है हम आपके साथ हैं। ठीक है, एहतसाब का मेयार अब फैज साहब एक ही होना चाहिए। ये रिंग रोड मामले पर अलग तरह का एहतसाब, जहांगीर तरीन मामले पर अलग तरह का, शहबाज शरीफ साहब के मामले पर अलग तरह का, और ये आप जिस मामले को इंटरनल मामला कह रहे हैं, ये इंटरनल मामला कैसे है? जब राजा रियाज साहब खुद जहांगीर तरीन साहब अदालत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हैं, टीवी टॉक शोज में आकर इससे मुतालिक बात करते हैं, वो मुल्क के वजीर आजम से मुलाकात करते हैं। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से मुलाकात नहीं की, उन्होंने वजीर आजम से मुलाकात की और उनको अपने मुतालबात उस वक्त ने बताए। फिर ये इंटरनल मामला पार्टी का कैसे हो सकता है? देखिए, एहतसाब के मामले के ऊपर मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि ये हमारी पार्टी का इंटरनल मामला है। मैंने जो हमारे अरकान की कोई रिजर्वेशंस हैं या वो किसी भी लेवल पे वज़ीर आला से उनकी कोई ग्रीवेंसेस हैं, वो उस हवाले से बात करना चाहते हैं, तो मैंने उस हवाले से बात की है। अभी अली परवेज़ मलिक मेरे भाई हैं और माशाल्लाह बड़े अच्छे हमारे नेशनल असेंबली के मेंबर हैं। सब कता कलामी की माजरत, लेकिन ये जो ग्रीवेंसेस हैं इनका इजहार ही इस एहतसाब के अमल के शुरू होने के बाद सामने आया। उससे पहले तो कोई ग्रीवेंसेस का इजहार नहीं कर रहा था। एहतसाब जो है छांगा मांगा वाला एहतसाब नहीं चाहिए। एहतसाब वो जी, हेलो जी बात कीजिएगा। हेलो जी, कमोका साहब मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी, तो मैं कह रहा था कि जो रिवायात जी, जो बुरी रिवायात जो हैं वो 90 की दिहाई में और उसके बाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने तक रही हैं, अब वो चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। अब देखें, हमारे पार्टी के अंदर जिस शख्स के ऊपर भी इल्ज़ाम लगता है तो उसको जवाबदेह होना पड़ता है, उसको अपनी सफाई पेश करनी पड़ती है। गुलाम सरवर खान साहब और जुल्फी बुखारी साहब की बात कर रहे हैं, मेरा पूरा यकीन है कि उनका इस मामले के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी सफाई दे रहे हैं, अपने आप को पेश कर रहे हैं एहतसाब के लिए। तो ये किसी और पार्टी में अगर कभी नून लीग की हुकूमत में ऐसा हुआ हो, गुलाम सरवर साहब पर जब ये इल्जाम लगा तो फिर उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? जुल्फी बुखारी साहब ने जिसने इस्तीफा दिया, खुद इमरान खान साहब, यहाँ पे भी कहीं सवाल उठता है
इमरान खान साहब ये बेंचमार्क सेट फौरी करते तौर थे पे कि जिस पर भी इल्जाम लगे उसको अपनी वजारत से इस्तीफा दे देना चाहिए। जी बिल्कुल, उन्होंने जो जुल्फी बुखारी साहब हैं उन्होंने इस्तीफ़ा भी दिया है, लेकिन गुलाम सरवर खान साहब के ऊपर इल्ज़ाम नहीं है इस मामले के अंदर, मैं आपको बता दूं, और ना ही जुल्फी बुखारी के ऊपर इल्ज़ाम है। इसके बावजूद जुल्फी बुखारी ने इस्तीफ़ा दिया है और जो कैबिनेट काबीना की जो मीटिंग थी उसमें इमरान खान साहब ने बड़ा वाज़े लफ्ज़ों में गुलाम सरवर खान साहब से कहा कि आपके ऊपर तो इल्ज़ाम ही नहीं है तो आप जवाब क्यों दे रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया के ऊपर और कुछ हमारे जो एंकर दोस्त हैं जो शायद किसी न किसी जगह से एक पेड कैंपेन चल रही है, तो उसके नतीजे में वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को मलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने उसके लिए जवाब दिया है ताकि जो है वो उनको लोगों को सही तरह से इस बात का अंदाज़ा हो जाए। तो बिल्कुल मैं आपको वाज़े लफ्ज़ों में कह दूं कि ये जो दो लोगों के नाम इस मामले में लिए जा रहे हैं, ये वाज़े तौर पे फवाद चौधरी साहब ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि उनका इस मामले के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। देखिए, जो एहतसाब जिस तरीके से ये लोग करते रहे और जो कुछ इनके दौर में होता रहा है, तो अब चूँकि जो हमारे इदारे हैं वो आज़ाद हैं, वो अपने तौर पे तहकीकात कर रहे हैं और इनके पाँव जल रहे हैं, तो मेरे ख्याल में इनको मतलब इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। पहले जहांगीर तरीन साहब के बारे में ये क्या कहते थे और अब ये उनके बारे में क्या कह रहे हैं वो भी आपके सामने है। यानी जितनी तेज़ी से इनके लीडरान कराम रंग बदलते हैं अपने मफाद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, और जो डर्टी पॉलिटिक्स वो करना चाहते हैं, वो मैं आपको बता दूं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसकी नज़र नहीं होगी इंशाल्लाह। तो फैसल, अभी आप ये इन पर तनकीद करना छोड़ें, ये जो नज़रियाती ग्रुप बन गया है जिसके बाद अगर वो कोई फ़ैसला कर लें तो आपकी पंजाब हुकूमत जा सकती है, आपकी विफाकी हुकूमत भी जा सकती है, अभी ये सारी तवज्जो आप उनकी तरफ दें कि उनका एहतसाब अब किस तरीके से करना है, क्योंकि एहतसाब आपने शुरू तो कर दिया, अब इसको मंतकी अंजाम तक भी पहुँचाना है। इतने प्रेशर में क्या ये हुकूमत पहुँचा पाएगी इस मंतकी अंजाम तक, इस एहतसाब को? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, हुकूमत रहे या ना रहे, इमरान खान साहब एहतसाब के ऊपर किसी को फेवर देने के लिए वो किसी भी सूरत तैयार नहीं होंगे। ये मैं जो बात कर रहा हूँ अपने ईमान की आखिरी हद तक आपसे ये बात कर रहा हूँ कि वो कभी भी हुकूमत तो हुकूमत में तो वो रहना चाहते हैं, अगर हुकूमत वजह से अगर ये आपकी बात मान ली जाए, करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हो। गिलानी साहब सेनेट का इलेक्शन जीते, उस वक्त जिन 16 लोगों ने गिलानी साहब को वोट दिए, तरजीह देंगे, वो कभी ये नहीं करेंगे कि किसी करप्ट शख्स का दिफा करें। फैसल साहब, जिन 16 लोगों ने गिलानी साहब को वोट दिए, क्या उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई? उनको पार्टी से निकाला गया? वो कार्रवाई इसीलिए नहीं की गई क्योंकि हुकूमत गिर सकती थी, अगले दिन हुकूमत गिर जाती अगर उनके खिलाफ कार्रवाई होती। तो ये वाली बात तो आप रहने दें कि हुकूमत रहे या नहीं रहे, हम अपने उसूलों पर कारबंद रहेंगे। देखिए, इसमें हमारे पास ऐसा किसी के बारे में तो कोई रिपोर्ट नहीं है। अब सेनेट के इलेक्शन में जब ये अदम एतमाद लेके आए थे तो उस वक़्त इनके पास 65 मेंबरान थे, तो इनके वोट कितने निकले थे और बाद में फिर क्या हुआ था। देखिए, हम तो इस सारे सिस्टम के ख़िलाफ़ हैं। हमने तो सेनेट के इलेक्शन से पहले इनको दावत दी थी। हमने इनको कहा था कि आपके चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में, जिसमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ ने जिस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को साइन किया हुआ है उसके मुताबिक आज आप अमल कर लें, हम आपको सपोर्ट करते हैं। आप हमारे साथ इस निज़ाम को, जो इलेक्टोरल सिस्टम है, इसको बेहतर करने के लिए, ताकि ये गंद हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, हमने इनको दावत दी। लेकिन ये अगर उन रास्तों को खुला रखना चाहते हैं, उन चोर दरवाज़ों को जिनके ज़रिए से ये अपनी करप्ट और माल प्रैक्टिसेस को आगे के लिए जारी रख सकें, अगर ये उनको रखना चाहते हैं तो फिर उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी तो पूरी कोशिश है कि ये सारा जो गंद है ये साफ़ होना चाहिए। सही, लेकिन सर आप अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं कर रहे और फिर आप बात घुमाकर इन्हीं पर ले आते हैं। अली परवेज़ मलिक साहब, अभी अब्दुल हई दस्ती साहब हमारे साथ लाइनअप थे इस प्रोग्राम में, उन्होंने बड़े आखिरी मौके पर माजरत कर ली कि वो कोई बात नहीं करना चाहते। जहांगीर तरीन हमख्याल ग्रुप के 2 और लोगों से हमने रब्ता किया, वो भी बात करने पर तैयार नहीं है। इसका मतलब अंदरूने खाना कुछ मामला चल रहे हैं और ऐसा लगता है कि आने वाले चंद घंटों में या एक आध दिन में कोई सेटलमेंट हो सकती है इनकी आपस में। आपको ऐसा लग रहा है कि मामला एक आध दिन में सुलझ जाएगा और हुकूमत पर प्रेशर कुछ कम हो जाएगा?
देखें अरबाब साहब, पहले तो एट द रिस्क ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ, मैं आपसे गुजारिश ये कर दूंगा, मैंने कोई जुल्फी बुखारी या गुलाम सरवर साहब के ऊपर उंगली नहीं उठाई। मैंने कहा कि ये उनके पीछे जाके छुप रहे हैं। इस स्कैंडल के अंदर जो प्राइम अक्यूज्ड हैं वो वजीर आज़म पाकिस्तान और चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं, और मैं उसकी वजह भी और उसका सबूत भी आपके सामने पेश कर देता हूं, और उसके बाद आप फैसला कर लीजिएगा। ये जो मैं आपको डेट बता रहा हूं, 24 फरवरी को वजीर आज़म साहब लाहौर आते हैं और रिटन डायरेक्टिव इशू करते हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब को कि रिंग रोड की अलाइनमेंट को चेंज किया जाए, अटक का इंटरचेंज डाला जाए और पसवाल का ये जिगजैग उसके अंदर इंक्लूड किया जाए। इसका रिटन आपके पास डायरेक्टिव मौजूद है। हमारी जो स्पोक्समैन है मरियम औरंगजेब साहिबा, उनकी ट्विटर फीड पे भी मौजूद है, और इस शो के बाद मैं आपको भी व्हाट्सएप कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। उसके बाद अगर आपकी टीम इतनी भी तहकीक नहीं करना चाहती तो मैं गुजारिश करूंगा कि अपनी जरा जहन पे जोर डालिए। मार्च के महीने के अंदर जब वजीर आजम साहब मरगला में जाके इनॉग्रेट करते हैं, इनॉग्रेशन के ऊपर जाके तकरीर करते हैं, तो वो किस चीज की इनॉग्रेशन थी? क्या वो अटक इंटरचेंज की इनॉग्रेशन नहीं थी? तो मुझे बताएं, उसके बाद अपने हाथ झाड़ लेना कि मेरा ये वजीर इसमें इन्वॉल्व था और ये वजीर नहीं था, ये इस बात की कोई सेंस बनती है? मैंने तो इतनी सी गुजारिश की थी, और मैंने उसके बाद कहा था कि वजीर आजम साहब ने हमें बड़ा क्लियरली बताया था कि जो एहतसाब होता है उसका मेयार ये है कि जिस बंदे के ऊपर इल्जाम लगाया जाए या इल्जाम लगे वो अपने ओहदों से अलहदा हो जाए, क्योंकि वो वहां पे जाके रिकॉर्ड को टेम्पर कर सकता है। उन्होंने हमें ये बताया था कि तफ्तीश करने के लिए इल्जाम लगे और नैब जो है जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसको अली परवेज साहब, इन प्रोजेक्ट्स को तो मिनिस्टर्स ही लुक आफ्टर कर रहे होते हैं ना, ईसीएल के ऊपर डाल दिया जाए। तो ये वो सारी चीजें हैं जिनकी तरफ मैंने इशारा किया था, और इसके आगे मैंने कोई गुंजाइश, कोई आगे गुस्ताखी नहीं की थी। अब जो आपका सवाल, आप क्या पूछना चाह रहे थे? बीच में आप कह रहे थे कुछ अरबाब साहब। जी, मैं उस सवाल की तरफ वापस आता हूं, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ये इसकी तो प्राइम मिनिस्टर से भी इनॉग्रेशन के लिए जाते हैं। प्रोजेक्ट्स तो ज़ाहिर है मुताल्लिका डिपार्टमेंट, मुताल्लिका मिनिस्ट्रीज और मिनिस्टर्स हेड कर रहे होते हैं। अरबाब साहब, ये प्रोजेक्ट जो है ये पिछली हुकूमत के अंदर 2017 के अंदर सीपैक के अंदर कंक्लूड हो चुका हुआ था। इसकी जो वायबिलिटी एंड फीजिबिलिटी थी, इसकी कॉस्ट तकरीबन 400 अरब थी, और ये 36 किलोमीटर की एक ये रिंग रोड बननी थी। ये 2011 की जनवरी के अंदर वजीर आजम साहब की ख्वाहिश के ऊपर और उसके बाद उनके रिटन डायरेक्टिव की बेसिस के ऊपर जो फरवरी में हुआ, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, इसकी अलाइनमेंट को बदला गया है। क्योंकि यहाँ पे हम, आप जानते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान के पैरोकार हैं। हमने तो बेपनाह मौकों के ऊपर बशीर मेमन को भी तो बुला के यही कहा था ना कि मोहम्मद बिन सलमान कहता है कि जाओ उसको पकड़ लो, और जाके वो पकड़ लेता है, तुम मुझे यहाँ पे कानून और दस्तूर की बात करते हो। तो ये तो इनकी जहनी सोच है जिसकी अक्कासी आपको इस स्कैंडल में भी नजर आ रही है और कागजों में नजर आ जाएगी। और मुझे बताएं, अगर इसमें कोई मेलाफाइडी नहीं है तो ये जो डीजी साहब थे आरडीए के, जिन्होंने ये फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी को इनिशिएट किया था, उसको 3 दिन पहले इन्होंने क्यों ओहदे से अलहदा कर दिया? इस चीज का मुझे जवाब दिला दें। तो ये सिर्फ और सिर्फ दोहरा मेयार है। अपने एटीएम नवाज हुकूमत है, अपने दोस्तों को नवाजने आए हैं, उसके बाद इसी तरह ये सिलसिला जारी रखेंगे। और ये वही मोडस ऑपरेंडी है जो चीनी के अंदर नजर आया, जो आमिर कियानी की दवाई चोरी के अंदर नजर। ठीक है अली परवेज साहब, पॉइंट आपका आ गया। एक ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक में हम ये भी कोशिश करेंगे कि जहांगीर तरीन ग्रुप का कोई नुमाइंदगी उनकी भी हमारे साथ हो, और सईद नवानी साहब कल चूंकि खिताब करने वाले असेंबली में खुद वही हमारे साथ हों, इस पूरी सूरत को वाजे करें। तो एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर इस मौजू पर मजीद गुफ्तगू करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। फैजलुल्लाह कमोका साहब, अली परवेज मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और जहांगीर तरीन ग्रुप से इस वक्त सईद नवानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, और उनसे ही जानते हैं कि अब ये ग्रुप आगे हुकूमत के साथ क्या करने वाला है। ये क्या अलहदा बेंचेस पर इनका बैठने का इरादा है? बजट पास होने देंगे, नहीं होने देंगे? क्या इस वक्त सूरत हाल है? बहुत शुक्रिया सईद नवानी साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सईद साहब, ये अभी इस वक्त सूरत हाल है क्या? ये ग्रुप बनाया क्यों गया है? कल आप पंजाब असेंबली में खिताब करने वाले हैं, वो किन नुकात पर मुश्तमिल होगा? शिकायत क्या आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, इमरान खान साहब से? ये ग्रुप आप कुनिया तो नहीं बना, ये जब जहांगीर तरीन का ये सिलसिला शुरू हुआ इंक्वायरियों का, और एक हमारे ख्याल और हमारी तहकीक के मुताबिक ये एक कोई इस तरह की लॉबी थी जिसने विक्टिमाइजेशन शुरू की तरीन साहब के साथ,
जो उनके लाइक माइंडेड दोस्त थे वो इकट्ठे हुए, उन्होंने जहांगीर तरीन साहब से पूरे हालात पूछे और देखे और जांच पड़ताल की। तो हमें महसूस हुआ कि इसमें कोई हकायक नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा किसी की मैलिफाइड इंटेंशन है जो जिनके कोई अपने मकासद होंगे। आज भी हम इस बात पे पूरा हमारा यकीन है कि हम ना कोई रिलीफ मांगते हैं उनके लिए, ना हम उनके लिए कोई रियायत मांगते हैं। हम चाहते हैं भाई जो इंसाफ है, जो हकीकत पे मबनी वाक़यात हैं, उनके मुताबिक इंक्वायरी हो। अगर उसमें वो सजा होते हैं तो बेशक हो जाएं। अगर उनका हक है कि उनको वो बेगुनाह है तो उनको ये बेगुनाही का हक मिला। तो सही साहब, इसका मतलब कि एहतसाब के निज़ाम पर आप लोगों को एतराज़ था? ये हुकूमत एहतसाब के निज़ाम को सही तौर पर नहीं चला रही? एहतसाब के निज़ाम पे एतराज़ नहीं था। जो एहतसाब करने वाले थे या कराने वाले थे, इमरान खान से हट के जो लोग थे जिनकी अपनी कोई उस निज़ाम को वही तो चला रहे हैं ना, तरीन साहब से कोई उस निज़ाम को शहजाद अकबर साहब ही तो चला रहे हैं, वही तो लीड कर रहे हैं। उनकी वजह से हम चाहते थे कि जो इंक्वायरी हो रही है वो फेयर नहीं हो रही, जो केस बनाए जा रहे हैं वो फेयर नहीं है। क्योंकि इल्ज़ाम था चीनी का, चीनी के स्कैंडल का, वे चीनी में ये गड़बड़ हुई, इस तरह के आप FIR को देखें, उसमें चीनी का स्कैंडल का जिक्र ही नहीं है, वो बातें ही नहीं है जो कही गई, जो जिस पे शुरू हुआ वो बात तो थी नहीं। वो कुछ और बातें बनाई गई जो वो नहीं बनती थी। चीनी का जिक्र तक नहीं है किसी FIR में। तो सही साहब, क्या शहजाद अकबर साहब के पास इतना इख्तियार था, वो इतने बाइख्तियार हैं कि वो वज़ीर आज़म के इतने पुराने साथी, देरीना दोस्त, करीबी साथी जिनकी इतनी खिदमत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, उनके खिलाफ ये कार्रवाई कर रहे थे और वज़ीर आज़म उन्हें नहीं रोक रहे थे? या तो कार्रवाई मेरिट पर होगी या फिर उनके पास इख्तियार वज़ीर आज़म से भी ज़्यादा है। अपनी स्टोरी बनाता है, फिर उस स्टोरी के इसी पे तो हमने प्राइम मिनिस्टर को रिक्वेस्ट की कि आप किसी भी फेयर तरीके से, हमने तो सुप्रीम कोर्ट के जज दिए भी, इन जजों में से कोई भी इस जज को कमीशन बना ले, वो इसको देख ले। अगर वो समझता है कि ये गलत है या इनका कोई फॉल्ट है तो बेशक इनको ट्रायल करे। और सही साहब, जितने ट्रायल इस वक्त अपोजिशन रहनुमाओं के हो रहे हैं, फिर इसी तरह के मौके, यही सहूलत आपकी नज़र में उन लोगों को ही मिलनी चाहिए, शहबाज शरीफ साहब, खुर्शीद शाह साहब, और एक लंबी लिस्ट है नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की। मेरी ये हर बंदे के लिए ये सबमिशन है कि किसी के साथ अनफेयर ना हो, हर बंदे को इंसाफ मिले और हर बंदे के साथ फेयर ट्रायल हो, फेयर इंक्वायरी हो। किसी के साथ किसी के ख्वाहिश के मुताबिक ना इंक्वायरी। तो सही साहब, वज़ीर आज़म ने तो आपको यकीन दिला दिया था ना कि किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। फिर ये परसों रात बाकायदा तौर पर ये इस ग्रुप का ऐलान करने की जरूरत, पार्लिमानी लीडर्स को नामजद करने की जरूरत क्यों पड़ी? वज़ीर आज़म की बात पर एतमाद नहीं था आपको? ये थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। ग्रुप ऑलरेडी मौजूद था, ग्रुप था, उसका ऐलान नहीं हुआ था, ऐलान नहीं हुआ था। दोस्तों ने इसको रीऑर्गेनाइज किया कि हर बंदा अपनी मर्जी के मुताबिक जो बात करता है उसको एक शेप दे दी जाए ताकि इसको ऑर्गेनाइज कर दिया जाए। थोड़ा सा फर्क पड़ा है, पर ग्रुप ऑलरेडी मौजूद था, जो एग्जिस्ट करता था, अभी भी है। पहले अभी भी है। सब पार्लिमानी लीडर्स के नाम पहले असेंबलियों में अलहदा बैठने का ऐलान नहीं हुआ था, ये लीडर्स को नामजद नहीं किया गया था। फिर वजीर आजम साहब की यकीन दहानी अपनी जगह पर थी। उसके बाद मिसअंडरस्टैंडिंग है कि हमने कोई वहाँ असेंबलियों में अलहदा सीटों के लिए कोई डिस्कशन किया है या मशवरा किया, इस तरह की बात बिल्कुल हुई नहीं है, बिल्कुल हुई नहीं है। और ना इस पे डिस्कशन हुई, ना इस पे कोई वर्किंग हुई। तो सही साहब, अब ये कल फैसल वाडा साहब की भी गुफ्तगू आपने सुनी होगी, वो तो आपके ग्रुप को सिर्फ एक मोबाइल और एक SHO की मार कह रहे हैं। सही साहब, आवाज आ रही है आपको? हेलो जी सही साहब, मेरी आवाज आ रही है आप तक? अभी आ रही है जी सही साहब। अब ये देखें, आपके अपनी सफ़ों से आपको ये जवाबात भी सामने आ रहे हैं। फैसल वाडा साहब आपको बता रहे हैं कि लीडर इमरान खान ही है, उन पर एतमाद करना होगा। शाह महमूद साहब भी ये बता चुके हैं। और फिर एक कदम आगे आके फैसल वाडा, तो हमें भी कोई एतराज नहीं है कि हमारा एतमाद इमरान खान पर है, वो लीडर हैं और इस तहरीक इंसाफ के लीडर हैं, हम भी मानते हैं। सारे दोस्त
उनको मानते भी हैं और उनको जानते भी हैं। और उस्मान गुजार पर भी आपका एतमाद है, क्योंकि उन्हीं के लगाए हुए, खान साहब के लगाए हुए वजीर आला पंजाब हैं वो। जी, उस्मान गुजार साहब पर भी आपके ग्रुप को एतमाद है मुकम्मल, क्योंकि खान साहब की चॉइस है। जहाँ से मैं गुजर रहा हूँ थोड़ा सा सिग्नल का प्रॉब्लम आ रहा है, तो हेलो जी सही साहब, मेरी आवाज आ रही है? जी सही साहब, उस्मान गुजार साहब पर भी आपकी जमात, आपका जो ग्रुप है उसको मुकम्मल एतमाद है? ये सियासी जो भी सेटअप होता है उसमें कई दफा दोस्तों को अपने थोड़े बहुत एतराजात होते हैं और खदशात होते हैं, वो ग्रुपों में और अपनी पार्टी में लोग खदशात का इजहार भी करते हैं, उसका तो इसका मतलब खदशा भी जाहिर खान साहब की शख्सियत पर आपको एतमाद है, जब उनके फैसलों पर एतमाद नहीं है? खान साहब सुना जाता है, फिर उन रिजॉल्व भी होते हैं। ये सियासत और जमहूरियत का एक हिस्सा है। उस्मान गुजार साहब पर आपके ग्रुप को एतमाद है या नहीं है सईद साहब? क्योंकि हमने उनके ऊपर अदम एतमाद कोई इजहार नहीं किया इस वक्त तक, इसलिए मैं नहीं कह सकता कि हमें उन पे एतमाद नहीं है। अच्छा, और अगर इन केस आगे जाके जहांगीर तरीन साहब कहीं कोई गिरफ्तारी उनके अमल में आ जाती है, फिर आपका ग्रुप जहांगीर तरीन साहब के साथ खड़ा होगा या इमरान खान साहब के साथ खड़ा होगा? गुजारिश है कि जो अभी उनका एक रिपोर्ट अली जफर साहब एक फेयर और बहुत ही काबिल और दयानतदार इंसान है, हमने जो ये खदशा जाहिर किया तो उनको ये कहा गया कि पूरे केस का जायजा लेकर, क्योंकि आप आला तरीन वकील है, तो इसका जायजा लेके एक रिपोर्ट बनाए। हमें उस पे एतमाद है, अगर उसकी रिपोर्ट हमारे खिलाफ आ जाएगी तो बिल्कुल हम उसको मानेंगे, और हम उस पे अगर उस पे वो गिरफ्तारी होती है तो हमें कोई इतराज नहीं होगा, अगर वो हमारे खिलाफ भी आई तो हमें कोई इतराज नहीं होगा। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया। सईद नवानी साहब हमारे साथ मौजूद थे और कुछ बातों की वजाहत की, कुछ रह गई। अब फैज साहब, ये सूरत हाल पूरी सामने ही है, ये ऐसा लग रहा है कि मामला कुछ सेटलमेंट की तरफ जा रहे हैं, वो इनडायरेक्टली कुछ बातों में वार्निंग भी दे रहे हैं और इनडायरेक्ट बड़े दरमियान में रहते हुए बात कर रहे हैं। क्या नतीजा आप इससे आपने निकाला है कि आगे मामला सेटलमेंट की तरफ जा रहे हैं या नहीं? देखिए, मैं आपको बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में कह दूँ, एक भी दिन और एक भी मौके के ऊपर ना तो जहांगीर तरीन साहब ने और ना ही किसी MNA MPA ने, किसी वज़ीर ने, किसी मुशीर ने खान साहब की शख्सियत के ऊपर ये बात कही है कि हमें उनके ऊपर एतमाद नहीं है। ऐसी कोई बात किसी भी शख्स ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से नहीं कही। तो बाकी पार्टी के अंदर रहते हुए किसी को भी जमहूरी निज़ाम है, इसमें पार्टी के अंदर रहते हुए भी आप इख्तलाफ कर सकते हैं, आप अपनी बात जो है वो पार्टी लीडरान के सामने रख सकते हैं कि आप इस अंदाज़ में सोचते हैं, मैं इस अंदाज़ में सोचता हूँ। तो नवानी साहब ने बिल्कुल सीधी बातें की हैं और उन्होंने एक भी जगह के ऊपर जो एग्जैजरेशन जो मीडिया के ऊपर चंद एक चैनल्स दिखा रहे हैं तो उसकी उन्होंने नफ़ी की है, और उन्होंने बिल्कुल बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के ऊपर किसी किस्म का कोई जो है वो मामला नहीं है। हम सब इमरान खान साहब के साथ हैं। कभी बजट के हवाले से मीडिया के ऊपर आना शुरू हो जाता है कि जी बजट पता नहीं मंजूर होगा या नहीं होगा, तो मैं आपको आज यकीन दहानी कराना चाहता हूँ, ये सारे दोस्त हमारे साथ होंगे, बजट भी पास होगा और इंशाल्लाह ताला सही है। लेकिन ज़ाहिर है फैसला अंदर से जब खबरें निकलती हैं वो बहुत सारे सहाफ़ियों तक पहुंचती हैं तो फिर वो खबरें मंजर आम पर आती हैं। ठीक है फैसला, वक्त चूँकि कम है, अली परवेज़ साहब से एक आखिरी मैं उनका रिमार्क्स लेना चाह रहा हूँ कि उनकी क़यादत के ख़िलाफ़ इस वक्त ज़ाहिर है जो एहतसाब का शिकंजा है वो सख्त होता जा रहा है। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की जायदादों की नीलामी शुरू हो चुकी है, शहबाज साहब बाहर नहीं जा पा रहे, तो अब फिर आगे क्या स्ट्रेटजी अली परवेज़ मलिक साहब आपकी पार्टी की? शहबाज शरीफ साहब को भी मुश्किल का सामना है, मियाँ साहब अभी वापस आ नहीं पा रहे, कब वो वापस आएंगे? यहाँ जायदादें नीलाम हो रही हैं उनकी। जी अरबाब साहब, मैं सिर्फ गुजारिश इतनी सी करूँगा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब का जो मामला है
उसके अंदर ये उतना जुल्म करें जितना ये कल को बर्दाश्त कर सकते हैं। हम इनसे बार बार मोदमाना अंदाज में कह रहे हैं कि एक दफ़ा इस मुल्क के अंदर एहतिसाब के अमल को एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कर लें ताकि यहाँ पे किसी के साथ ज्यादती ना हो सके। और मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ, उनकी सेहत के साथ जो ये कर रहे हैं, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले आपके पास मौजूद हैं कि किस तरह से रियासत के इदारों को धौंसा जा रहा है। ये धमकी है कि जितना ये सह सकते हैं उतना ही जुल्म करेंगे का मामला नहीं। मेरा अरबाब साहब कंप्लीट तो करने दें। आपने बात चलें आप बात शहबाज शरीफ साहब का जो मामला है, देखें ये बहुत ताकतवर हैं, ये आज के हुक्मरान हैं, ये जो करना चाहते हैं बिल्कुल करें। पर मेरी गुजारिश ये है कि जो इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात के साथ किया है ना, क्योंकि वहां पे डिप्टी अटॉर्नी जनरल भी मौजूद था, FIA के वहां पे अफसरान भी मौजूद थे जब शहबाज शरीफ साहब को परमिशन टू ट्रैवल दी गई। उसके बाद इन्होंने जिस तरह से उन अहकामात को हवा में उड़ाया है, it is not between us and the government anymore, it is not between us and NAB now, it is between the government and the courts, और इनको उसका जवाब देना पड़ेगा। बाकी ये अपनी कम ज़र्फी का मुजाहरा ECL पे डालने से ना डालने से करें। हमारे जो राइट्स आइन के अंदर लिखे हैं, कानून के अंदर लिखे हैं अपनी दिफा के, हम उनको भरपूर इस्तेमाल करेंगे और इनकी ये जो धौंस और जो इनका जो ये घमंड है उसको चैलेंज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अच्छा फैज साहब कुछ आप कोई जवाब देना चाह रहे थे, मुख्तसरन 10 सेकंड में दे दीजिएगा। बिल्कुल, मैं जो अली परवेज़ कह रहे हैं, देखिए मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने गारंटी दी थी मियाँ नवाज शरीफ साहब की वापसी की, तो अदालतों के बार बार बुलाने के बावजूद वो वापस नहीं आए, वो इश्तिहारी डिक्लेयर हुए एब्सकॉन्डर हैं। और उसके बाद फिर जो अदालतों ने उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनको नीलाम करने का फ़ैसला किया है और अदालतों के अहकामात के तहत ही ये सारा कुछ हो रहा है, किसी एजेंसी या गवर्नमेंट। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये भी सवाल है कि हुकूमत कितनी बार इस मामले को ले गई है। बहुत बहुत शुक्रिया फैजुल्लाह कमुका साहब, अली परवेज़ मलिक साहब, सईद नवानी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फ़लस्तीन में जो जुल्म सितम का सिलसिला जारी है उस पर कुछ बात होगी। अक़वाम मुत्तहिदा का की सलामती काउंसिल के जनरल असम्बली का बड़ा अहम इजलास भी होने जा रहा है। एक ब्रेक के बाद फिर बात करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और फ़लस्तीन में इस्राइली जुल्म और बर्बरियत का सिलसिला जारी है। सैकड़ों फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा चुका है, हज़ारों को ज़ख्मी और बेघर किया जा चुका है, वहाँ पर उनकी इमलाक को नुकसान पहुँचाया जा चुका है। लेकिन पूरी दुनिया में अभी तक कोई भी ऐसा अमल नहीं हो सका कि जिसके ज़रिए इसराइल को रोकने की कोशिश की जाए। आवाज़ें ज़रूर उठ रही हैं, पाकिस्तान बहुत फाल किरदार अदा कर रहा है, तुर्की भी पाकिस्तान के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, ट्यूनिस की भी बड़ी तवाना आवाज़ पाकिस्तान और तुर्की के साथ मिली है। अक़वाम मुत्तहिदा की जो जनरल असम्बली का इजलास है उसमें भी मजम्मती बयानात तो सामने आए, लेकिन अभी तक कोई ऐसा मुत्तफ़िक़ा लाहेअमल सामने नहीं आ सका जिसके इसराइल को मजबूर किया जा सके कि वो चंद कदम पीछे हटे। तो इस वक्त वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए मज़हबी हम आहंगी अल्लामा ताहिर अरशद मौजूद हैं, मुफ्ती ज़ुबैर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों मुअज़्ज़िज़ शख्सियात से इस मामले पर गुफ्तगू करते हैं। ताहिर अशरफी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ज़ाहिर इमरान खान साहब ने इस मामले पर बड़ी खुलकर गुफ्तगू की, तैयब उर्दवान साहब ने बड़ी खुलकर गुफ्तगू की, लेकिन इसराइल की जो जुल्म है, उसकी जो बर्बरियत है, उसको अभी तक अमली तौर पर रोका नहीं जा सका। ये कैसे मुमकिन होगा अल्लामा साहब? इसको रोकने का एक ही रास्ता है, वो है उम्मत मुस्लिमा का इत्तेहाद, जिसके लिए पाकिस्तान कोशिश कर रहा है। हम अपनी बिसात के मुताबिक अल्लाह ताला और हिम्मत तौफीक के जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। बदकिस्मती वही है जिसकी तरफ बार बार इमरान खान साहब तवज्जो दिला रहे हैं कि कोई एक मुल्क जो है वो इस मामले में अपना किरदार अदा नहीं पूरी तरह कर सकता जब तक पूरी उम्मत मुत्तहिद ना होए। आज ये 57 इस्लामी ममालिक जो हैं ये यकजान होकर एक फैसला दे दें कि हम अमली तौर पर इस तरफ कदम उठाएंगे अगर तुम बाज नहीं आते हो, और जो ममालिक फ़लस्तीन के साथ जिनकी सरहदें हैं उन ममालिक के साथ और उन ममालिक को साथ लेकर एक लाए अमल बन जाए तो ये अभी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन बदकिस्मती है कि इस्लामी दुनिया तकसीम है, अपने अपने मसाइब और मसाइल के शिकार है, इस वजह से मामला जो है वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं।
लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी से, उसके फजल से, उसके करम से जिस काबिल भी हैं कोशिश कर रहे हैं। और जो जितना कर रहा है, मैं समझता हूँ ये वक्त नहीं है कि हम लोगों को तकलीफ का निशाना बनाएं। ये वक्त है कि हम हौसला अफजाई करें कि जो जितना कर रहा है वो उससे बढ़कर आगे करे, वो आगे बढ़े, ताकि ये जुल्म सितम का सिलसिला बंद हो। और सबसे पहला हदफ पाकिस्तान का और दीगर इस्लामी ममालिक का यही है कि सीज फायर हो। उसके लिए पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है, तुर्की भी है, सऊदी अरब भी है, मिस्र ने सबसे पहले इस हवाले से तजावीज़ पेश की थी, कदम उठाया था। तो हम जो इस वक्त जितना भी कर रहा है हम उसको अप्रिशिएट करें, उसकी तासीन करें और उसे कहें कि खुदा के लिए आगे बढ़ो, ये कत्ल क़िताल का सिलसिला बंद करवाने के लिए, और मजीद जो कर सकते हैं किरदार अदा कर सकते हैं वो किरदार तो अदा करें। अल्लामा साहब, ये मजीद किरदार से फिर क्या आपकी मुराद है? क्या इस्लामी ममालिक की कोई मुश्तरका फ़ौज वहाँ पर भेजी जाए, कोई ऐसा कदम उठाया जाए कि जब तक इसराइल को मुंह तोड़ जवाब न दिया जा सके उस वक्त तक, जबकि उसकी पुष्ट पर अमेरिका मौजूद हो, तो फिर वो कैसे इन कार्रवाइयों को रोकेगा? देखिए, जो हकीकत की दुनिया है हमें उससे बात करनी चाहिए। जज्बाती दुनिया है, मैं अभी आपको कह दूँ कि जनाब बिल्कुल भी अभी फौज जहाज़ों में भरे इस्लामी ममालिक से वहाँ उतार दे, तो ये हकीकत के बरक्स है। जब तक सलामती कौंसल या इस्लामी ताउन तंजीम की सतह के ऊपर इस्लामी ताउन तंजीम की उस वक्त तक जो है वो कुछ नहीं कर पाएगी जब तक सलामती कौंसल से इस हवाले से कोई सामने ना आए। अच्छा अल्लामा साहब, आपकी आवाज़ चूंकि थोड़े सही तौर पर नहीं आ पा रही, आपको हम रिकनेक्ट करते हैं ताकि आपकी आवाज़ भी आवाम तक पहुंच सके। मुफ्ती ज़ुबैर साहब, ये जो कोशिशें जितनी अभी पाकिस्तान की तरफ से, दीगर मुस्लिम ममालिक की तरफ से हो रही हैं, ज़ाहिर है वो इस सूरत में नाकाफ़ी हैं कि इसराइल का जुल्म तो इसके नतीजे में नहीं रुक रहा। तो फिर अब हम सिर्फ इन कोशिशों पर इक्तफ़ा करके अल्लाह से उम्मीद लगाएं, या फिर कोई अमली कदम उठाया जा सकता है तमाम मुस्लिम ममालिक की जानिब से? देखें, अगर कोई खराबी सामने आती है, कोई मसला सामने आता है, तो उस खराबी और मसले को हल करने के लिए उम्मत के मुख्तलिफ दर्जात खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दिए हैं कि किसको क्या काम करना है। ये चीज तय हो चुकी है शरीयत इस्लामिया में। चुनाचे मर्रा मिनको मुनकरन फलयुगय्यिरु बियदिही, जो आदमी किसी बुराई को देखे अपने जुबान से रोक सकता है तो वो जुबान से रोकने का एक दर्जा है, हाथ से रोकने का एक दर्जा है, दिल से बुरा जानने का एक दर्जा है। और ये दिल से बुरा जानने वाले को अज़ाफुल ईमान यानी ईमान का आखिरी दर्जा कहा गया है। मेरी गुजारिश ये है कि अगर पाकिस्तान का, सऊदी अरब का, दुबई का, तुर्की का एक आम मुसलमान जो गली टाउन बस्ती इलाके मोहल्ले में रहता है वो भी जुबान से बुरा कहेगा और इन्हीं ममालिक का हुक्मरान भी जुबान से अगर बुरा कहेगा तो फिर फर्क क्या रहेगा? देखें, जिसको वहाँ पर बाकायदा मदद फराहम करने की अल्लाह ने इस्तात दी है, वो सफारती सतह पर हो, वो अखलाकी सतह पर हो, वो दबाव डालने के जरिए से हो, वो प्रेशर डालने के जरिए से हो, उसके ऊपर शरई फरीजा ये कि वो इस तरीके से मदद करे। आप एंकर हैं, आपका डोमेन, आपका दायरा ये, आप इसके ऊपर प्रोग्राम करें। सहाफी का मैदान ये कि वो इसके ऊपर लिखे, खतीब का, ताजिर का, आम डॉक्टर का, वकील का अपने दायरे के करने का काम है। इस वक्त जो अव्वलीन बुनियादी जिम्मेदारी है वो तमाम के तमाम मुस्लिम उम्मा के अशराफिया तबका, बिलखुसूस हुक्मरानों का तबका और फिर उसमें बिलखुसूस अरब हुक्मरानों का जो तबका है उन पर सख्त तरीन जिम्मेदारी वाक़ होती है। पड़ोस में आग लगी हुई हो, हम जुबानी जमा खर्च करें काफी नहीं है। यकीनन ताहिर शर्फी साहब की ये बात दुरुस्त है कि जो जिस हद तक कर रहा है हम इस गिरे पड़े दौर के अंदर उसको तासीन पेश करते हैं। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि पाकिस्तान का स्टैंड और पाकिस्तान का मौक़िफ़ कई दीगर ममालिक के मुकाबले में, कई सारे अरब ममालिक के मुकाबले में भी कदरे गनीमत है, अच्छा है, काबिल तासीन है, अगर से काफी नहीं है। लेकिन मैं इसके साथ साथ ये बात जरूर कहना चाहता हूँ कि याद रखें, इत्तेहाद के जरिए, यकजहती के जरिए, मजबूत लॉबिंग के जरिए, अहम और मुस्तहकम खारजा पॉलिसी के जरिए अरब लीग को फाल किया जाए, OIC को फाल किया जाए, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को इसके ऊपर आमादा किया जाए। आज अगर अक़वाम मुत्तहिदा या अमेरिका किसी मुस्लिम मुल्क को टेररिस्ट कंट्री डिक्लेयर कर देता है तो एक बयान OIC का भी आना चाहिए ना कि हम इसराइल को दहशतगर्द मुल्क करार देते हैं। एक बयान इनका भी तो आना चाहिए ना, अरब लीग का भी तो कुछ आना चाहिए ना। इस सिलसिले में अफसोस के साथ देखना पड़ता है जहाज में 3 वज़राए खारजा
4 वज़राए खारजा जा रहे हैं, बाकी तमाम मुस्लिम ममालिक। तो मुफ्ती साहब, इसका मतलब ये है ना कि मुस्लिम ममालिक उस तरह से प्रेशर नहीं डाल रहे, उस तरह से वो अपना लाहेअमल, अपना मुत्तफ़िका जो एक उसूली मौक़िफ़ है वो नहीं अपना रहे, और ज़ाहिर है उसके जो उसकी वजह है वो उनके माशी मफादात हैं, किसी के सफारती मफादात हैं। उसकी वजह से अगर कोई मुल्क खामोश है तो फिर उसके लिए, ऐसे लोगों के लिए फिर शरीयत में क्या हुक्म है? हराम और नाजायज है। हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था आखिरी दौर के अंदर काफिर जब तुमको खाएंगे, दस्तरखान पर लोगों को बुलाएंगे, आओ तुम भी खाओ, तुम भी खाओ। उस वक्त सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह क्या तादाद में कम होंगे? फरमाया नहीं, दुनिया की मोहब्बत। ये वही लफ्ज है जिसको आज हम कहते हैं इकोनॉमी की मजबूती, माशी इस्तेहकाम, माशी। तो याद रखें, नजरिया भी तो कोई चीज है, अकीदा भी तो कोई चीज है। क्या वो लाशें मासूम बच्चों के हमारी आंखों के सामने नहीं आ रहे कि है लाश, उसके हाथ के अंदर पत्थर है, फीडर पकड़ा हुआ है, शीरखार बच्चे ने दूसरे हाथ के अंदर फीडर के साथ साथ पत्थर पकड़ा हुआ है। क्या माओ के आंचल हमारे सामने नहीं है? अफ्तार के वक्त के रोजादारों पर जिस तरह फायरिंग, सेलिंग, ग्रेनेड हमले, जिस तरह 27 रमजान को गारत किया गया, नमाजियों पर, इबादत गुजारों पर जिस तरीके से हमने, क्या वो सारे के सारे मनाजिर सामने नहीं है? आहों की तस्वीरें, मनाजिर और ये दिलदोज माओ बहनों की आहें हमारे सामने नहीं है? और फिर क्या शीश महल के अंदर बैठा हुआ अशराफिया तबका खुदा के सामने क्या जवाब देगा? ये मोटी मोटी फसीलें कब तक आपको पनाह दे देंगी? कब तक आप इसी ऐश और इशरत और शान शौकत के अंदर रहेंगे? पड़ोस में आग लगी है, धुआं आपके घर में भी आएगा, ये आग आप तक की आएगी। खुदा ना करे कि ऐसा हो, लेकिन याद रखिए, कराची, इस्लामाबाद, ढाका, अंकारा, इस्तांबुल, दुबई, अबू धाबी और गजा की माओ बहनों में इस्लाम की नजर के अंदर कोई फर्क नहीं है। वो भी मेरी माएँ बहनें, ये भी मेरी माएँ बहनें हैं। याद रखिए, अगर उनके बारे में हमको तहफ़्फ़ुज़ का सोचना है तो इससे पहले मज़लूमों के बारे में सोचना है। हम जोग्राफिया का अदब करते हैं, एहतराम करते हैं। अनारकी नहीं चाहता इस्लाम, इस्लाम अनारकी नहीं चाहता, लेकिन अखुव्वत के रास्ते में, उम्मा के रास्ते के अंदर जोग्राफिया कभी रुकावट नहीं हुआ करता, बल्कि एक ही जिस्म की तरह पूरी उम्मत मुस्लिमा हुआ करती है। यही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान और पैगाम। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती ज़ुबैर साहब। अल्लामा ताहिर अशरफ़ी साहब मौजूद थे, और अल्लामा ताहिर अशरफ़ी साहब ये कह रहे थे कि जो मुल्क जितनी भी कोशिश कर रहा है उस पर हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और उस मुल्क का हौसला बढ़ाना चाहिए कि वो मज़ीद करे। लेकिन इस वक्त जो अमली तौर पर तस्वीर नज़र आ रही है कि किसी की कोई कोशिश भी वो बराबर साबित होती दिखाई नहीं दे रही। अमली तौर पर इसराइल को इस जुल्म और बर्बरियत से बाज रखने में कोई भी कामयाब नहीं हो रहा। अब अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का जो नतीजा, क्या उसके नतीजे में वहाँ पर जो मजम्मतें की गई, जो गुफ्तगू की गई, उसके बाद इसराइल पर कहीं कोई प्रेशर डाला जा सकता है? ये ज़ाहिर है चंद ही घंटों में वाज़ेह हो जाएगा। और ये सिर्फ फ़लस्तीन का मसला नहीं है, बल्कि कश्मीर के मुसलमानों पर भी इसी तरह से जुल्म और सितम होता रहा और दुनिया इसी तरह से खामोश हुई। अल्लाह जालिम की रस्सी को जब खींचता है तो फिर उस जालिम के हाथ कुछ नहीं रहता, और फिर उसे पता चलता है कि उसने जो बोया था वही वो काटता है। और अब हम अल्लाह से ही दुआ करते हैं कि वो इन जालिमों की रस्सी को खींचे। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।